Hello students, how are you? Welcome to HVGMS Science Classes for class 8. Today we are going to start our part number 2 of chapter number 8 Cell Structure and Function. इससे पहले हमने पार्ट 1 में चैप्टर शुरू कर दिया था और इंट्रोडक्शन के रूप में हमने पढ़ लिया था कि जो सेल है वह वास्तव में होती क्या है, व्हाट इज सेल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी और ल्यूएन हुक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सेल जो होती है हमारी वह बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह से ब्रिक की वॉल होती है उसी तरह से हमारी जो सेल्स होती है वे हमारी बॉडी का निर्माण करती है। ब्रिक क्या होती है? ईंटें, ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है, उसी प्रकार से सेल से मिलकर बॉडी बनती है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। इनमें जो सेल्स की संख्या होती है वे सब में अलग अलग होती हैं, उनकी आकृति अलग हो सकती है और उनका आकार अलग हो सकता है, उनकी शेप और साइज अलग अलग हो सकती हैं। तो हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमने नंबर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया था कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियन और बिलियंस में सेल्स हो सकती हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं। तो जिनमें ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं और जो सिंगल सेल से बने होते हैं हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जीव, जिसमें हमने अमीबा और पैरामीशियम का यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था। पैरामीशियम जो है आपके चप्पल की तरह दिखाई देता है। चप्पल मतलब आपकी जो स्लीपर होती हैं उसकी तरह दिखाई देता है। हमने देखा था कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आप अमीबा और पैरामीशियम की परमानेंट स्लाइड्स को अपने स्कूल में स्टडी कर सकते हैं। अमीबा की शेप जो है कैसी होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ द सेल्स। जो सेल्स होती हैं उनकी आकृति कैसी होती है या होनी चाहिए। रिफर टू फिगर 8.3a। 8.3a में हमने अभी ऊपर अमीबा का डायग्राम देखा था। ये जो डायग्राम है यहाँ पर अमीबा का डायग्राम है, इसी को आपको फिर से एक बार देखना है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। आप अमीबा की जो आकृति है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे कि अमीबा की आकृति कैसी होती है। यू में से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि अमीबा की जो आकृति है वह इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। जैसे यहाँ पर ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो यहाँ पर इसकी आपको कैसे दिखाई दे रही है? सेल गोल है, राउंड है, तो आप कहेंगे कि इसकी आकृति राउंड शेप है। ये आपके मसल सेल्स हैं तो ये स्पिंडल लाइक होती है, नुकीली होती है दोनों तरफ से, तो आप उसको क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप। और यहाँ पर पैरामीशियम है तो इसके बारे में मैंने बताया था, ये आपकी जो स्लीपर होती है, चप्पल, उसकी तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो हम इसको स्लीपर शेप्ड कह सकते हैं। ये और ये अपनी आकृति को बदलता भी नहीं है। लेकिन जो अमीबा होता है ये आकृति एक अनियमित होती है और यह लगातार बदलती रहती है। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर ये जो इसके दिखाई दे रहे हैं भाग, इन भागों को हम सूडोपोडिया कहते हैं और इनकी मदद से ये क्या करता है? आगे बढ़ता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है और मूवमेंट करता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या होता है इसके बारे में भी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। आप अभी इतना समझ लें कि अमीबा की जो आकृति होती है वह इरेगुलर होती है, अनिश्चित होती है, यानी अनियमित होती है। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ओके। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप। वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो शेप पाई जाती है उस तरह से अमीबा की शेप नहीं होती है। इट हैव इरेगुलर शेप। ठीक है, अनियमित आकृति। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ये लगातार अपनी आकृति बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ
प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। इसकी बॉडी से जो प्रोजेक्शन यानी उभार निकल रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको देखिए। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। तो मैं जिस चीज़ की अभी बात कर रहा था सूडोपोडिया, आपने यहाँ पर जो प्रोजेक्शन देखे हैं उभार, ये इसकी बॉडी के ऊपर जो उभार दिखाई दे रहे हैं, दिस एंड दिस एंड दिस लाइक दिस, तो ये सब क्या कहलाते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का अर्थ क्या होता है? These are called pseudopodia। सूडो को मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब असत्य। जैसे आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आंसर, उसी तरह से सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है फीट। आपके जो पैर होते हैं, हाथ या पैर, उनको हम कहते हैं पाद। विज्ञान की भाषा में हम इन्हें क्या कहते हैं? पाद या फीट। फीट का मतलब होता है पैर। तो ये क्या है? इसके एक असत्य पैर हैं जिनको हम कूटपाद कहते हैं। ठीक है, साइंस में हम क्या कहेंगे? इनको कूटपाद। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट यानी कि असत्य पैर या कूटपाद। एज यू लर्नड इन क्लास 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं यानी सूडोपोडिया होते हैं, ये एपियर हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब ये बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जैसे अमीबा आगे बढ़ता है, अपना गति बढ़ाता है या किसी चीज़ को ये खाता है, अपना फूड ग्रहण करता है, तो ये इन सूडोपोडिया की आकृति को बदलता रहता है। इस वजह से हम कहते हैं कि अमीबा की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है। ओके, देन व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप। तो अमीबा जब अपनी आकृति बदलता रहता है तो उससे उसको क्या लाभ होता है, क्या उसको एडवांटेज है अपनी आकृति बदलने के कारण? तो यहाँ पर आप सिंपल से बता सकते हैं कि द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। वह जो अपनी आकृति बदलता है वह सूडोपोडिया के कारण बदल पाता है। विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। वे क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell। इसी तरह से हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे, अमीबा और पैरामीशियम। अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमन की जो ब्लड होता है, हमारा रक्त होता है, वैसे वह आपको रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सफ़ेद रक्त कणिकाएं WBC भी होती हैं। ठीक है, तो वे भी सिंगल सेल्स होती हैं विच कैन चेंज इट्स शेप, और ये भी अपनी आकृति को बदल सकती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें कि आप ऐसी सेल्स के नाम बताएं जो अपनी आकृति चेंज कर सकती हैं। नेम द सेल्स विच कैन चेंज देयर शेप। ऐसी सेल्स जो अपनी आकृति बदल सकती हैं उनके नाम बताएं। तो उसमें आप एक तो अमीबा लिख सकते हैं और दूसरी क्या लिख सकते हैं? WBC। WBC भी अमीबा की तरह सूडोपोडिया बनाता है और अपनी आकृति बदलता रहता है। बट वाई WBC इज अ सेल? अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन डिफरेंस बस इतना सा है कि आपकी जो WBC होती है वह हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित एक सेल होती है, लेकिन अमीबा एक पूर्ण रूपेण क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है, एक पूरा जीव होता है जो कि अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वह किसी और पर निर्भर नहीं है। हमारी WBC हमारे बॉडी पर डिपेंडेंट होती है, ब्लड के अंदर ही वह रह सकती हैं। जैसे ही वो ब्लड से बाहर आएंगी वह डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स? तो आप उस ऑर्गेनिज्म की आकृति के बारे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है क्या अपेक्षा करेंगे आप? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उनमें आप क्या अपेक्षा करेंगे कि उनकी आकृति कैसी होगी? फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerve of human beings। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है 8.4। इसमें आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट सेल है ए वाली, ये क्या है? स्फेरिकल
रेड ब्लड सेल। स्फेरिक का अर्थ होता है गोलाकार, गोलीय। ये कैसी होती हैं? गोल गोल होती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। और इनकी शेप फिक्स्ड होती हैं। ये आपकी स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं। स्पिंडल, इनकी आकृति कैसी है? स्पिंडल जैसी। स्पिंडल का अर्थ होता है जिसके दो नुकीले कोने निकले होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। और ये जो आपको एक अजीब सी कोशिका दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने हाथ फैलाकर डांस कर रही है, ठीक है। ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल। ऐसी सेल आपकी नर्व सेल कहलाती है, ठीक है। और ये आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है। ओके, देन the different shapes are related to their specific function। इन कोशिकाओं की जो अलग अलग आकृति है वह उनके अलग अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित है। इनकी विशेष आकृति इनके विशेष कार्यों के कारण ऐसी होती है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वे जनरली सामान्य रूप से राउंड हो सकती हैं, गोल गोल हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं बॉल की तरह, और इलोंगेटेड हो सकती हैं यानी लंबी लंबी हो सकती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं और दोनों सिरों से पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं, जैसे आपने मसल सेल्स को देखा। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, और इनमें एक स्पिंडल जैसी आकृति पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप्ड कहते हैं, ठीक है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग। कभी कभी कोशिकाएं काफी लंबी लंबी भी होती हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और अ न्यूरॉन। और ये जो हमारी लंबी सेल की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है? जिससे अनेक शाखाएं निकली होती हैं, जैसे कि ये आपकी नर्व सेल है, हम इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ठीक है। उस ब्रेन के अंदर आपके ऐसी ही सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा होती हैं और पूरी बॉडी में ये फैली हुई होती हैं। और इनका एक विशेष कार्य होता है, ये हमें संवेदनाओं, स्टिमुलस को ग्रहण करने में हेल्प करती हैं। यदि आपको कोई छूता है, आपको टच करता है, तो उसका मैसेज कहाँ जाता है? आपके दिमाग तक जाता है। आपको यदि आपके सामने से छू रहा है तो आपको पता चल रहा है, लेकिन यदि किसी ने पीछे से छुआ, आपको अनजाने में छुआ, या आपके कहीं कांटा चुभ गया चलते चलते अचानक, तो क्या होगा? आप तुरंत उसके लिए प्रतिक्रिया देंगे। तो वे सभी कार्य कौन करवाता है? आपके नर्व सेल्स करवाती हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में फैली होती हैं, और साथ में आपका ब्रेन में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। तो ये जो नर्व सेल होती हैं क्या करती हैं? मैसेजेस रिसीव करती है और उनको ट्रांसफ़र भी करती है। जैसे मैंने बताया, आप चल रहे हैं रास्ते में और आपके कांटा चुभ जाता है, तो उस कांटे चुभने की जो स्टिमुलस है, संवेदना है, उसको वह कहाँ पहुँचाएगी? ब्रेन तक पहुँचाएगी। और फिर आपका ब्रेन आपको कहेगा कि आप पैर पकड़कर बैठ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, या कांटे को बाहर निकालो, है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आपको पता चल गया कि यहाँ कांटा चुभ गया है, आपको दर्द हो रहा है, फिर भी आप चलते जा रहे हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर। ऐसा नहीं होता। आपका ब्रेन जो होता है वह तुरंत आपको मैसेज करता है और बताता है आपको क्या करना चाहिए। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। तो आपके जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में हार्ट होता है, किडनी होती है, लीवर होते हैं, लंग्स होता है, आपका ब्रेन होता है, और आपके हाथ पैर होते हैं, मसल्स होती हैं। ये सभी क्या करते हैं? एक कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेट तरीके से आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग करते हैं, वर्क करते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय। तो यदि ये सभी ऑर्गन्स कंट्रोल वे में कार्य नहीं करेंगे, कंट्रोल मतलब नियंत्रित तरीके से कार्य नहीं करेंगे, आपका हार्ट यदि अनियंत्रित तरीके से ब्लड को पंप करने लगेगा, धड़कने लगेगा, तो वह क्या होगा? बॉडी के अंदर उससे बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो उसको कंट्रोल करना और
दूसरे अंगों के साथ उसका समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम किसका होता है? आपके ब्रेन का होता है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम का होता है। तो इस तरह से आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल होती है या आपका ब्रेन होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, यह आपकी बॉडी के विभिन्न भागों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। ठीक है। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? क्या आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं? गैस करना मतलब अनुमान लगाना। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके आ रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट करना, ये सभी चीज़ें आपके 10th क्लास में फिर दोबारा आएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो भी वर्ड और मीनिंग्स आते हैं इनको आप ज़रूर नोट करें और इनको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें, लर्न कर लें, क्योंकि आने वाली क्लासेज में, हायर क्लासेज में आपको वहाँ पर मीनिंग नहीं बताए जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ आपको समझाया जाएगा। मीनिंग आपको खुद लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी मीनिंग्स को याद करते रहें और उनको लर्न भी करते रहें। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि गैस का मतलब क्या बताया मैंने? अनुमान लगाना। क्या आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो सेल होती है उसकी जो शेप होती है, उसकी जो आकार या आकृति होती है, वह कौन सा पार्ट उसे प्रदान करता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, वे सब एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और यही मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लांट्स और एनिमल्स की सेल को शेप प्रोवाइड करती है, उनको आकार या आकृति प्रदान करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है? सभी कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। कोई गोल है, स्पिंडल शेप्ड है, ब्रांच्ड है, लंबी है, सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो वे सब जो आकृति दे रहा है, कौन दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ सेल्स में, कुछ कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? एक और एडिशनल कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यदि एक और कवरिंग है तो उसे आप क्या कहेंगे? सेल वॉल। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जनरली प्लांट सेल्स में पाई जाती है। प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में यह पाई जाती है। तो प्लांट सेल्स में इसका क्या कार्य है? ये प्लांट सेल्स में ही क्यों पाई जाती है? इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। ये क्या करती है? प्लांट सेल को रिजिडिटी देती है, मतलब कठोरता प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं वे हर मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो उसमें वे खड़े रहते हैं। उनकी पत्तियां कितनी पतली होती हैं, नाजुक होती हैं, लेकिन फिर भी ये फटती नहीं है, टूटती नहीं है। चाहे कितनी तेज आंधी चले, बरसात हो या हवाएं चलें, तापमान कितना भी ज़्यादा हो जाए या ठंडा हो जाए, फिर भी उन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक होती है, लेकिन सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है और ये कठोर होती है। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरिया की जो सेल होती है उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। ओके। तो आपके इसके बाद 9th क्लास में भी एक चैप्टर आएगा सेल का, तो उसमें आप इन चीज़ों को और डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी आपकी 8th क्लास में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है, तो आपको इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ओके। साइज ऑफ सेल्स। सेल्स की साइज कैसी होती है? उनका आकार कैसा होता है? साइज मतलब आकार। The size of the cells in an organism may be as small as millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as few centimeters. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारा जो जीव मंडल है उसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें कोशिकाओं की साइज 1 मीटर के 1 मिलियन के बराबर हो सकती हैं। मतलब 1 मीटर, आप समझते होंगे 1 मीटर कितना बड़ा होता है। यदि आपको नहीं पता तो आप स्केल लेकर उसमें नापें, या आपको कोई फीता वगैरह घर में पड़ा हो तो आप देखने की ज़रूर कोशिश करें कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है। ठीक है। उस 1 मीटर का 1 मिलियनथ भाग के बराबर एक कोशिका हो सकती है। इतनी छोटी कोशिका हो सकती है, और जो कि हमें अपनी
नेक्ड आई से, नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, लेकिन कुछ कोशिकाएं कुछ बड़ी भी हो सकती हैं और कुछ सेंटीमीटर में भी उनकी आकृति या आकार हो सकता है। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और वे आपको अनएडेड आइज का मतलब होता है कि आपको बिना किसी और चीज़ की सहायता से आपको दिखाई ना दे, वो आपको क्या कहते हैं, अनएडेड आइज से, मतलब नंगी आंखों से। सिंपली आप क्या कहेंगे, हम सेल्स को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इसीलिए हम उनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी इस तरह के यंत्र का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट आइज से देखते हैं, अपनी नेक्ड आइज से देखते हैं, तो हम उसे कहते हैं अनएडेड आई। ठीक है, कोई भी आपने यंत्र का यूज नहीं किया है तो ये आपकी जो सेल्स हैं ये आपको विजिबल नहीं होगी। यदि आप अनएडेड आई से इनको देखने की कोशिश करेंगे तो दे आर नॉट विजिबल, यानी ये बहुत छोटी होती हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय ए माइक्रोस्कोप। इनको क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। एनलार्ज करना या मैग्नीफाई करना, इसका मतलब होता है आवर्धित करना, बड़ा करना। बड़ा करके हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटी सेल होती हैं वह 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। एक माइक्रोन मीटर कितना होता है, एक मीटर का 1 मिलियंथ 10⁻⁻⁶ मीटर को हम एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि एक माइक्रोन या एक माइक्रोमीटर कितना होता है, ये 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, या एक मीटर का 1 मिलियंथ 10 लाखवां भाग माइक्रोमीटर होता है। तो हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज माइक्रोमीटर में होती है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 to 130 मिलीमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और दुनिया में जो सबसे बड़ी सेल जिसे कहा जाता है वह सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच के अंडे की। ऑस्ट्रिच आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग जिनको हम कहते हैं। तो इनका जो अंडा होता है एग, वो उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। शतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में सबसे बड़ी सेल शो करता है। ये बहुत बड़ा पक्षी होता है, मनुष्य के बराबर इसकी हाइट हो सकती है, 5 से 6 फीट इसकी हाइट हो सकती है। ठीक है, देन एक्टिविटी एट पॉइंट 2, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, बॉयल एन हैंस एग। आपको क्या करना है, मुर्गी के एक अंडे को उबालना है। रिमूव द शेल, आपको उसकी जो शेल होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हटाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट, एक वाइट कलर का मटेरियल होता है जो कि एक पीले कलर के पार्ट को घेरे हुए रखता है, सराउंड किए हुए रखता है। उसके चारों ओर येलो पार्ट बीच में होता है, सेंटर में, उसके चारों ओर क्या होता है, वाइट मटेरियल उसके चारों ओर पाया जाता है। वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन, और उस वाइट मटेरियल का नाम क्या होता है, एल्बुमिन, जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे। विच सोलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग, जो क्या होता है, गर्म करने पर सोलिडिफाई हो जाता है, मतलब गर्म करने पर वह ठोस में बदल जाता है। द येलो पार्ट इज यॉक, और जो पीला पार्ट होता है अंडे के अंदर उसको क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, और यही वह पार्ट होता है जिसमें एक सिंगल सेल यानी मुर्गी का अंडा एग पाया जाता है। तो ऊपर हमने जो बात की है ऑस्ट्रिच के अंडे की, तो वास्तव में जो पूरा अंडा होता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अंडे का मतलब उस यॉक के अंदर, पीले भाग के अंदर एक सिंगल सेल होती है, उस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वह कितनी बड़ी होती है, 170 × 130 mm इतनी बड़ी वह होती है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, और मुर्गी के अंडे का जो एग होता है, एग सेल होती है, वह भी काफ़ी बड़ी होती है, उसको भी हम मैग्नीफाइंग डिवाइस यानी माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हैं, यानी अनएडेड आइज से भी देख सकते हैं। आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। तो यहाँ पर पहली एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रही है कि एलिफेंट जो कि इतना बड़ा होता है, बहुत विशाल काय होता है,
और हमारे जो स्थलचर जीव होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जीव एलिफेंट ही होता है। और रेट होता है एक छोटा सा रेट। तो क्या एलिफेंट की जो सेल होंगी वह रेट की सेल से बड़ी होंगी, क्योंकि एलिफेंट साइज में बड़ा होता है इस कारण से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो किसी भी सेल की साइज उस जीव की या उस पौधे की जिसमें वह पाई जाती है उसकी साइज से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रेट। ये बिल्कुल भी कतई आवश्यक नहीं है कि एलिफेंट की जो सेल्स होंगी वह रेट की सेल से बड़ी होंगी, उससे ज़्यादा बड़ी होंगी। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। और आपकी जो साइज होती है सेल की वह उसके कार्य से रिलेटेड होती है, उसको क्या कार्य करना है उससे उसका साइज का रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जैसे कि जो नर्व सेल होती है, हमने ऊपर अभी डायग्राम देखा था नर्व सेल का या न्यूरॉन का, तो यह एलिफेंट में हो या रैट में हो दोनों लंबी होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, इनसे शाखाएं निकली हुई होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और ये बिल्कुल एक जैसा कार्य करती हैं, यानी कि दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। यह कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है और मैसेजेस को ट्रांसफर करने का भी कार्य करती हैं। ओके देन हमारा अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे वाले पार्ट को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, पार्ट नंबर 3 में। ओके, तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।